विचार, जो सोच, जो समझ, जो राजनीतिक दर्शन में यकीन करते थे। अपने पूरे जिंदगी एकदम विद्यार्थी से, स्कूल के जीवन से लेकर के देश के लिए, आजादी के लिए, जनता की मुक्ति के लिए के बाद मरते दम तक संघर्ष किए, हम उन्हें याद करते हैं और साथ साथ उसी नक्शे कदम पर चलने की अहद लेते हैं, शपथ लेते हैं, तभी हम सही श्रद्धा दे सकते हैं। अभी आजादी के समय उन्होंने कहा कि किस तरह से विद्यार्थी जीवन में वो जज को बोल रहे हैं 1 साल, तो 2 साल, फिर 3 साल, ये दिले, ये सोच, ये जज्बा हमारे जनता के अंदर जो शासक वर्ग है वो हिम्मत को, वो ताकत को वो कमजोर करने के लिए रोजाना कोशिश करते हैं ताकि लोग हिम्मत न जुटा पाए, संघर्ष के राह पर चल ना पाए, सर उठाकर जी ना पाए, हक कोई ना कर पाए, हक बात को ना बोल पाए, और जो जालिम है उनका जो जुल्म, जो सितम, जो लुटेरे हैं उनका लूट, जो शोषक है उनका शोषण, वो बरकरार है। इसलिए कॉमरेड सुरजीत के इस बरसी में हमारा पहला जो नुक्ता होगा वो है हमारे जनता को उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर, उसी विचारधारा में हमें संगठित करना पड़ेगा। देशभक्त ट्रस्ट के जानिब से भी यह कार्यक्रम किया जा रहा है। कॉमरेड सुरजीत एकदम शुरुआत से ही जो गदर मूवमेंट, आजादी की लड़ाई, हमारा आजादी की लड़ाई का जो सुनहरा इतिहास है, उससे जिस तरह से वो प्रेरित हुए थे, बाद में भी आखिरी लम्हा तक उसी याद को सिर्फ संजोए के रखे, वो नए पीढ़ी के अंदर वो जज्बा जाए, वो इतिहास खो ना जाए, उसको भी अपने संघर्ष का हिस्सा बनाए थे। भगत सिंह के संघर्ष, आजादी की लड़ाई, भारत नौजवान सभा, ये सब उनके फॉर्मेटिव स्टेज में उनको काफी अच्छे ढंग से प्रेरित किया था। इसलिए आजादी के बाद भी हमारा वो आजादी की लड़ाई का धरोहर को वो बचाए रखने के लिए, सजोए रखने के लिए उस काम में भी जुड़े हुए थे, कंस्ट्रक्टिव काम। नए पीढ़ी के अंदर वो सोच को, जैसे मार्क्सवादी लेनिनवादी सोच को ले आने की कोशिश किए, उसी तरह से हमारे धरती में संघर्ष का इतिहास है, ताकतों के खिलाफ रूबरू खड़े होकर के, सीधा काम करके, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, उनकी वो लड़ाई, वो उनको पिरोए। आज हमारे यहाँ टेलीविजन है, सैटेलाइट चैनल है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, ईमेल है। आप उस वक्त सोचे जब ये कोई साधन उपलब्ध नहीं था, फिर भी वो लोगों के बीच अपने विचार को ले जाने की कोशिश की, उसी तरह संगठन बनाए अपने साथियों को लेकर। मैं ज्यादा इतिहास की बात नहीं करूंगा, वो आपको मालूम है। कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत की व्यक्तिगत जीवन में मैं बात नहीं करूंगा कि पंजाब के लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऋणी हूं, क्योंकि मैं जब DYFI का ऑल इंडिया सेक्रेटरी बना, वो हमारे पार्टी के सेक्रेटरी थे, तो मुझे करीब 15 साल नवीसी बोलते हैं, संगठन बनाने का, संघर्ष करने का, लोगों के बीच जाने का, लोगों के मुद्दों को उठाने का, और जो अपने पार्टी के नहीं है, ऐसे भी लोग जो हमारे विचार के साथ नहीं है, उन तमाम को किस तरह से वो अपने जो कारनामे हैं उसके साथ जोड़ सके, देश के लिए एक साथ चल सके, वो सीख मिला।
आज भी मैं पश्चिम बंगाल के सेक्रेटरी के रूप में इस संघर्ष में को जारी रखा हूं। आप जानते हैं वहां हमारे कामरे नवीन पंचायत का चुनाव हुआ, काफी दिक्कत, पुलिस, सरकारी अफसरान, मीडिया, भाजपा, तृणमूल कांग्रेस सब एक हो गए कि लाल झंडा सर पे था। और हम महाराष्ट्र के लोग हमने यह दिया कि आज के दौर में देश के सामने, बंगाल के सामने, विश्व के सामने जो चुनौती है, तो लाल झंडे को फिर से मजबूत करके खड़ा करना ही एक बड़ा जिम्मेदारी है। और तभी हम जैसे नेतृत्व के बारे में हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने कुछ सीखा, कुछ करने का जज्बा लिया। आप जानते हैं जैसे आज की पीढ़ी के नौजवान होते हैं, हमारे नौजवान जब DFA में आया तो पहला मुझे लगा कि उनका मेहनत करने का ऊंचा लगा, उनका रुपये। हम थोड़ा उस वक्त से समझ मेरा बंगाल से आए हैं, पंजाब के लोग से अलग होते हैं, तो थोड़ा बहुत काम कर लिए, फिर थकान हो गया, फिर थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा, लंदनबाजी होगा, चाय से ब्रेक में बैठ जाएंगे। तो और सुजीत को उस वक्त में मैंने देखा कि कोई रेस्ट नहीं है। हम लोग ने क्या करना है, मैं केरल में गया था, DFA का कॉन्फ्रेंस, स्टेट कॉन्फ्रेंस, वो वक्ता थे, मैं भी गया, मैं सांसद था, मंच में बैठ के मुझे पूछ रहे हैं कल तुम्हारा क्या काम है। उस वक्त इतना हवाई जहाज इतनी नहीं थी एयरलाइंस, तो मैं बोला यहाँ तो सुबह वाले फ्लाइट से आए हैं, अभी दोपहर का फ्लाइट पकड़ नहीं पाएंगे, तो मैं ले जाऊंगा, कल शाम को जो रिटर्न फ्लाइट है मैं दिल्ली जाऊंगा। अगर सुजीत कहे मतलब तुम्हारी जिंदगी से एक दिन गायब, गिना हुआ दिन है, अभी काम करने का वक्त है, तुम यहाँ रह जाओगे, कल फ्लाइट पकड़ोगे, तो ये एक दिन इतने घंटे तो बेकार हो गया। मैं सोचा समुद्र एक किनारे जाएंगे, थोड़ा दोस्त बात करेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर लौटेंगे। नहीं, मैं जा रहा हूँ कल सुबह। तो बोला कैसे जाएंगे, सुबह तो फ्लाइट नहीं है। बोला अभी मीटिंग के बाद भोजन लेके मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, टिकट पड़ाऊँ, बैंगलोर से मॉर्निंग फ्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ लेंगे, और हमारा पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, तुम एक दिन नुकसान क्यों करोगे, पार्लियामेंट शुरू होने से पहले तुम दिल्ली पहुंच जाओ। मैं टिकट बदला, यात्रा तो किया, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा था। और उसके बाद आज तक अभी भी मैं विद्यार्थी और नौजवानों के जितने बीच काम करता हूँ, मैं ये मिसाल देकर के बोलता हूँ कि हमें जिंदगी में तब्दीली आई कि अगर वो इस उम्र में सोच सकते हैं कितने घंटे हम क्यों नुकसान करें, तब तक हम कुछ काम लगाएंगे और रात भर सफर करके फिर सुबह फ्लाइट पकड़ के सीधा दिल्ली पहुंचेंगे। तो मैं अपने जिंदगी का रूटीन जो है बदलने का कोशिश किया, ये वो प्रेरणा लिया कि इस तरह से काम किया जा सकता है। सेहत का ठीक नहीं था, उस तरह से ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी लेकिन वो एकदम साफ अव्वल सफे में खड़े होकर के नेतृत्व दिए और संगठन चला। आजादी के बाद इसलिए अंग्रेज चले गए, सत्ता आजाद हो गया, आजादी मिल गई, लेकिन देश की जनता को मुक्ति नहीं, शोषण से मुक्ति नहीं। और इसलिए किसान के लिए, मजदूरों के लिए, मेहनत आवाम के लिए वो लाल परचम लिए हुए पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना, ये कोशिश जारी रखी और लगातार सिर्फ पार्टी। अभी ये जो आप सोच रहे हैं, जो I.N.P.I.A इंडिया, ये जो सोच, ये जो यूनाइटेड फ्रंट टैक्टिक्स, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया। ये जो बाकी लोगों को समेटना, समावेश, इंक्लूजन, आज हमारे देश में सबसे बड़ा चुनौती यह है। आरएसएस, भाजपा, ये मोदी रजीम आप अगर बोले, मोदी योगी रजीम, वो एक्सक्लूसिव पॉलिसी ले रहा है एक बड़े हिस्से को हमारे देश का फांसीवादी कायम करने के राह पे उनके दिमाग में जहर बोल रहा है।
धार्मिक उन्मादना पैदा कर रहा है। और सरकार के जितने अंग है वो सब में ये सोच घुसपैठ वरना कल आप देखिए रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन, रेल यात्री के प्रोटेक्शन के लिए है। जयपुर से मुंबई जाना है ट्रेन में, पहले अपने अधिकारी जो ट्रेवल उसके हत्या किया, उसके बाद तीन जो उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे मुसलमान थे, चूक करके एक बोगी से दूसरे बोगी जा करके उसकी हत्या की सरकारी औजार से। और उसके बाद मोदी योगी ठाकरे बोलने लगा मंत्री तरह। मीडिया कहते हैं अरे ये तो पागल है, इसका दिमाग थोड़ा संकी है। मैंने कहा वो नहीं, हमारे प्रधानमंत्री देश को जिस तरह से चला रहे हैं, अरे जो राइट विंग प्रोपगेशन है, ऐसे लाखों के तादाद में हमारे देश के नौजवानों को वो संकी बना रहे हैं, मेंटली सिक बना रहे हैं, बीमार बना रहे हैं, जो नफरत का खेती कर रहे हैं जिसके दिमाग में होगा धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, जनजाति के नाम पर। और ये बड़ा खतरा बढ़ रहा है। आजादी की लड़ाई में अंग्रेज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाया था। हम बंगाल और पंजाब के लोग सबसे अच्छे बेहतर जानते हैं। आज भी वो दाग हमारे सीने में है। एक नकीर खींच करके हमारे जो भारत है, हिंदुस्तान है, उसको टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन उससे पहले एक घिनौना सियासत चला। हिंदू सांप्रदायिक मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतों को मदद की, दंगा फसाद का माहौल बना। इस तरह की सियासत होते हैं। आज भी दुनिया के कोई भी साम्राज्यवादी ताकत हो, लुटेरे हो, एकाधिकारवादी पूंजीपति हो, वो अपने बाजार के लिए, अपने मुनाफा के लिए इसी तरह से लोगों को बांटने वाली सोच को बनाते हैं, उसकी खेती करते हैं। लोग सामने अच्छे थोड़ा मन की बात, धन की बात बोल सकते हैं, लेकिन जो सोच है, जो समझ है, वो बहुत जहरीला है। वो हिंसा को बढ़ता है, वो एक के दूसरे खिलाफ दूसरे की नफरत। हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, अभी टमाटर का कीमत नहीं, हमारे देश के किसान अनाज की कीमत नहीं पाते। खेती करने जाकर के उनका तमाम उपज जो है उसका कीमत नहीं है, और जो लागत होता है वो सबका महंगाई हो रहा है। लेकिन ये सोच क्या होता है, किसानों को उसके शोषण के खिलाफ, उसके अधिकार के लिए, मजदूरों को अपने पगार के लिए, बेरोजगार को अपने नौकरी के लिए, महिलाओं को अपने समान अधिकार के लिए नहीं, शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए नहीं, वो एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के खिलाफ लड़ने में उताला बनाते हैं। दुकानदार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दुकानदारी नहीं हो रहा, कारोबार नहीं हो रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिलियन डॉलर के पूंजी को लागत करके वो बिजनेस को अपने हाथ में ले रहा है। लेकिन मुजफ्फरपुर से लेकर के अभी आप देखो गुड़गांव में, नू में, कल इधर पंजाब का हिस्सा था, बाद में हरियाणा बना, अभी खट्टर जी का हुकूमत है। सोचे समझे तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके नफरत को फैला करके कल जुलूस के शक्ल में निकाल करके पुलिस क्या कहा, जो ये नफरत फैला रहा था आप हिस्सा मत लो, जबकि फेसबुक में वही कहा कि सब चलो आए यात्रा करेंगे। सामने देखने से वो धार्मिक काम है, और बाद में आप देखो हत्या नहीं कर रही, पुलिस तक मारेंगे। इसी तरह से जितना पार्लियामेंट चुनाव सामने आएगा, ये भड़काऊ भाषण, मैं वो पार्लियामेंट में कहा था कि भाषण, भ्रमण और भ्रम चलता रहा और देश की जनता मरता रहा। मणिपुर में क्या हो जाते हैं, जो इतना भाषण देते हैं, कल 3 महीना पूरा होना, 2 महीना
महीनों तक देश के लोगों को मालूम नहीं, कोई मीडिया, इतना चैनल, पंजाबी हो, बंगाली हो, हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, रोजाना वो सरकार के विज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश के महिलाओं को नंगा करके, पैरेड करके उनका मास रेप होता है इसी मुल्क के हिस्से में, सरकार खामोश, पूरा मीडिया खामोश। आपको मालूम नहीं आपके देश में क्या हो रहा है, और वो विदेश जाकर के दिखाते हैं टेलीविजन में मोदी 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 हो रहा है। ये बहुत बड़ा पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज है। ये आप मत समझो कि ये मणिपुर में हो रहा है। आज जो मणिपुर में हो रहा है, कल वो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, असम, पूर्वोत्तर भारत में, और परसों वो हमारे देश के किसी भी खित्ते में हो सकता है, क्योंकि सियासत एक ही है। पूरे विश्व में एक कम्युनिस्ट होने के नाते, एक मार्क्सवादी होने के नाते इस समझ को आपको अच्छे ढंग से दिमाग में रखना पड़ेगा। अपने मुनाफा के लिए बड़े बड़े पूंजीपति, आजकल तो मल्टीनेशनल कंपनी, और हमारे यहाँ के जो धंधा पूंजी चलाने वाले कोणी कैपिटलिस्ट हैं, वो जब हमारे खेती, हमारे जमीन, हमारे जंगल, हमारे पेड़ पौधा, नहर, हमारे बैंक, हमारे पोस्ट ऑफिस, हमारे एयरलाइंस, हमारे रेलवेज, हमारे एयरपोर्ट्स, ये सब अपने मुट्ठी में कर रहे हैं। और इसलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर हो, भ्रष्टाचार के नाम पर हो, मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स खर्च किया जा रहा है। मीडिया को अपने कब्जे में रखा गया है, और एक ऐसी सोच देश की जनता के अंदर डाली जा रही है, जहां महंगाई का सवाल नहीं, जहां बेरोजगारी का सवाल नहीं, जहां खेती का सवाल नहीं, जहां स्वास्थ्य का सवाल नहीं, जहां शिक्षा का सवाल नहीं, रोजगार का सवाल नहीं, जहां आए दिन कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी हिंदू मुसलमान, कभी सिख हिंदू, कभी हिंदी उर्दू बंगला, कभी ओडिया तमिल तेलुगु कन्नड़, और अभी तो नागा कुकी मैती। अच्छा, उसी मैनिंग वर्ल्ड में तो ये सब लोग एक साथ थे। इसलिए राजनीति सोच जरूरी है कि मैं उनको कुछ सवाल नहीं करता देता, वो कौन सा सोच है जो इसको इस तरह ले जा रहा है। और कभी कभी अखबार में देखते होते हैं संघ परिवार के जो लोग हैं, अब आरएसएस को क्यों ऐसा बोलते हैं, वो जन सेवा करते हैं, रिलीफ वर्क करते हैं। अच्छा, एक साल पहले अखबार में था कि पिछले कई वर्षों में मणिपुर में आरएसएस की शाखाएं बढ़ी, कई सौ। तो ये 3 महीने में कोई आरएसएस की शाखा के कोई भी स्वयं सेवक को मणिपुर में, इंफल में क्यों नहीं देखने को मिला कि महिलाओं का, हमारे जो भारत माता की जय के नाम पर नारा देते हो कि हमारे भारत माता की इज्जत लेके खेला जा रहा है, हम इसे सहन नहीं करेंगे। अडवाणी वाजपेयी के जमाने से हम सुनते आए राष्ट्रीय सुरक्षा। आज जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, वहां भाजपा की सरकार है मणिपुर में भी और सेंट्रल में भी, कहते हैं डबल इंजन सरकार। तो डबल इंजन से जनता को क्या राहत मिल रहा है? अभी वो जानते हैं इतने तमाम चीजों के बावजूद भी अधिकतर भारतीय वो भारतीय जनता पार्टी के सोच में नहीं है। 1/3 लोग उनके साथ चुनाव, लेकिन बजरंग दल बाकी और भी संगठन बना करके वो एक मजबूत नेटवर्क बनाए, नेटवर्क है, पैसे हैं, और इससे वो इस देश को में जो फांसीवादी रास्ता है उस तरफ धकेल रहे। ये संभव नहीं था। जो दक्षिणपंथी रुझान हमारे देश में बढ़ा पिछले कई दशकों से, उसका एक ये भी हिस्सा था कि दक्षिणपंथा, राइट विंग, रजत पसंद ताकत, प्रतिक्रिया की शक्ति, वो आगे नहीं बढ़ सकते थे अगर वामपंथी, लाल झंडा उसको कमजोर नहीं किया जाता। चाहे बंगाल में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे त्रिपुरा में हो, चाहे पूरे देश में हो, ये तमाम राइट विंग लोग इकट्ठा हुए। कुछ हमारे भी
जो मित्र मानते थे वो सब भी उसके साथ में हुए और पूरे देश की जो राजनीति है, अर्थनीति है, उसको राइट दक्षिण तरफ, राइट मतलब सही नहीं, क्या बोलते आप? हम तो डब्बे और साझे जानते थे, पहले बोलते थे ना, साझे हाथ और डब्बे बोलते थे ना, क्या? तो ये राइट में सोच है, उसको बढ़ाया। ये एक जैसे पार्क में बच्चों को ले जाते हैं ना, तो ढेकी होता है ना, उसको जैसे ये क्या बोलते हैं, सीसॉ होता है, आजकल तो नए नए सब खेल आ गया। तो एक तरफ अगर वो झुकेगा तो दूसरी तरफ ऊंचा हो जाएगा, दूसरी तरफ वजन ज्यादा डालोगे तो ये वाला फिर नीचे ऊपर आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह से वर्ल्ड वाइड ये लेफ्ट विंग और राइट विंग, वामपंथी और दक्षिणपंथी जो सोच है, वो लोग सही ढंग से देखे और सब इकट्ठा हुए कि अगर दक्षिणपंथी का उद्धार करना है तो ये वामपंथी को छोटा करना है, नीचे दिखाना है, कट देम टू साइज, इनको छोटा कर दो। अब तभी ये संभव हुआ है। ये कम्युनिस्ट जैसे लोग जानते थे, इसलिए अपने पूरे जिंदगी के बाजी लगा करके इसी वामपंथी ताकत को, लाल झंडे को, मार्क्सवादी शक्ति को, इसी विचार को वो सींच रहे थे। लेकिन हम ये जानते हैं, वो भी जानते थे कि ये अकेले हमारे लिए संभव नहीं है और इसलिए हमें मित्र बनाना पड़ेगा, उन तमाम शक्ति को इकट्ठा करना पड़ेगा। आजादी के समय में ये क्या है, आजादी रास्ता हिंसक अहिंस होगा या सहिंस होगा, ये लेकर तर्क था। लेकिन अंग्रेज यहां से जाए और इस बारे में तो हम यूनाइटेड एक साथ हो सकते हैं। आजादी के बाद भी हमने ये कोशिश की, जो जनता की जो सवाल है, सरकार से लेकर साम्राज्यवादी शक्ति से अगर लड़ना है तो हमें वैकल्पिक रास्ते के लिए बाकी लोगों को इकट्ठा करना है। अरे उसी का तो ये जो रामवालिया जी मंत्री बने, यूनाइटेड गवर्नमेंट बनी, बीपीसी की गवर्नमेंट बनी, हम इमरजेंसी के खिलाफ लड़े, हम सांप्रदायिक तंत्र के खिलाफ, अलगाववादी तंत्र के विरोध में लड़े, बाकी सब लोगों को जोड़ते हैं। और इस काम में हरकिशन सिंह सुरजीत माहिर थे। आज सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त इस देश को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए, हमारे संविधान को, हमारे संवैधानिक व्यवस्था को, हमारे लोकतंत्र को, हमारे संसदीय लोकतंत्र को, हमारे जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे जो सेकुलर डेमोक्रेसी है, हमारे जो संप्रभुता है, आर्थिक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, उसको बचाने के लिए हमें फिर से ये जो लोगों को जोड़ना है, ये काम सबसे संभव नहीं होता है। हमारी जो बहन है, आप जो माला पहनती है, हार होता है ना, तो अलग अलग मोती होता है, लेकिन एक सूता में उसको गूंदना पड़ता है। इसी तरह से कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत से वामपंथी दल ने वामपंथी दलों के साथ बाकी तमाम ताकतों को पिरोए थे, एक सूता के अंदर एक एकताबद्ध करने का जो जज्बा था उसको लागू करके दिखाए थे। जब ये कहा जा रहा था मीडिया में, अखबार में, बाकी लोग, ये संभव नहीं है, कैसे होगा, उस वक्त विश्वास, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा समय, कोई व्यक्तिगत नहीं, उन्हें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होना नहीं था, सीपीआई का भी हुकूमत बनाना नहीं था, लेकिन मुल्क को बचाना था, लोगों को इकट्ठा करना था। और इसलिए आज भी भारत के इतिहास में हमेशा ये देखा जाएगा कि आर्किटेक्ट, जैसे ये बिल्डिंग जो बनाना, देशभक्त के भवन, तो आर्किटेक्ट होते हैं ना, डिजाइन करते हैं, बाद में मजदूर काम करता है। तो इस देश के यूनाइटेड फ्रंट पॉलिटिक्स के जो आर्किटेक्ट है, उसका सबसे बड़ा आर्किटेक्ट का नाम है कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत। बाकी हम सब लोग मिस्त्री, कारीगर, कामगार के रूप में अपना अपना योगदान रखे हैं। आज कॉमरेड सुरजीत नहीं है, लेकिन सीपीआईएम की जिम्मेदारी है उस काम को, उस सोच को, उस विचार को हम आगे बढ़ाएं। किसको खतरा होता है, आप देखिए ऐसे सोच को,
जिस रोज बेंगलुरु में मीटिंग हुई, नाम इंडिया हुआ, जो लोग ये कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है और कोई है नहीं, देयर इज नो अल्टरनेटिव, मोदी, नड्डा, अमित शाह, जोगी, बीजेपी, आईटी से सब पीछे पड़ गए इंडिया के। जो लोग रोज इंडिया इंडिया कर रहे थे, अभी वो इंडिया के पीछे पड़ गए, रोज गाली दे रहे। क्यों? उनको ये डर पैदा हुआ कि देश के लोग अगर एक साथ होकर खड़े होते हैं तो अंग्रेज के साम्राज्यवादी ताकत को वो खदेड़ सकते हैं। आज अगर इस देश के लोग फिर से इकट्ठा होते हैं तो ये जालिमों को भी वो खत्म कर सकते हैं। इतना आसान नहीं। इसके लिए पहला शर्त यह है कि हमारी पार्टी, लाल झंडे की पार्टी सीपीआईएम, जिसे कॉमरेड सुरजीत जैसे लीडरान एकदम गद्दी बाबा से शुरू हुआ, भगत सिंह के साथियों ने, और उसके बाद आज़ादी के लड़ाई करने वाले, उसके साथ किसान मजदूर के संघर्ष को पेश करने वाले, ऐसे हजारों लाखों लोग अपने खून और पसीना देकर के इस पार्टी को बनाए हैं, संजोए हैं। आज इस मुल्क के लिए, देश के लिए, क्रांति के लिए तो जरूर फिर से हमें इस पार्टी को मजबूत करना है। सीपीआईएम को मजबूत करने का मतलब हमारे विद्यार्थी, हमारे नौजवान, हमारे महिलाएं, हमारे कर्मचारी, हमारे मजदूर, हमारे किसान, हमारे खेतिहर मजदूर, हमारे अध्यापक, हमारे शिक्षक, हमारे छोटे व्यापारी, इन तमाम हिस्से के लोगों को उनके मांग, उनके सवालों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है ताकि ये तय है। लेकिन हम सीपीआईएम को मजबूत करने से नहीं आज की चुनौती का हम सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा पार्टी का ये सोच है और कॉमरेड सुरजीत ज्योति बसु का ये सिखाया हुआ रास्ता है कि हमें वामपंथियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। बाकी वामपंथी बिखरे हुए हैं, छोटा मोटा है, कमजोर हो गए, फिर भी उनको साथ देना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो कहा, ये दक्षिणपंथी और वामपंथी में जो लड़ाई है, जब दक्षिणपंथा उभार हुआ सोवियत रशिया के विघटन के बाद, उदारीकरण नीति के बाद, एक के बाद एक समान ये सांप्रदायिकरण के बाद, ध्रुवीकरण के बाद, तो जो मध्यपंथी थे हमारे देश में, बहुत ज्यादा लोग यही है, ना हम इधर है ना उधर है, हम बीच के रास्ते में, उनका नेतृत्व, उनका संगठन, उनका सोच धीरे धीरे तेज रफ्तार से बाद में वो दक्षिणपंथी तरफ रुख मोड़ लिया। तभी ये भाजपा, तभी आरएसएस, तभी ये फासिस्टवादी ताकत इतने मजबूत हुए। आज अगर हमें फिर से देश के राजनीति को, अर्थनीति को, समाज को अगर अपने रास्ते में ले आना है, जो हमारे आज़ादी के सीख है, जिसके वजह से हम हमारे संविधान में ये सेकुलर डेमोक्रेसी, ये सर्कुलर इकोनॉमी, ये फेडरल स्ट्रक्चर इसको हम ले आए हैं, जहाँ अलग अलग भाषा, धर्म, जाति के लोग हम एक साथ, डाइवर्सिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी यूनिटी। वो समझते हैं दक्षिणपंथी यूनिटी का मतलब यूनिफॉर्मिटी, सबको एक जैसा लिबास पहनना पड़ेगा, सबका एक जैसा खुराक होगा, सबका एक जैसा इबादत का तरीका होगा, सबका एक जैसा भाषा होगा, ये दक्षिणपंथा है। और हम कहते नहीं, अलग अलग, अभी यही जो बैठे हुए हमारे बहन हैं, सबका लिबास एक जैसा है। हम जब शहरों में जाते हैं, स्टेशन में जाते हैं, सब लोगों का जुबान एक जैसा है। तो हम ये बात सोच लो, कम्युनिस्ट हो या वामपंथी हो, वो कहते हैं ये सबका अलग अलग जो कुछ है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। दैट्स डाइवर्सिटी। आजादी के वक्त ये बात कहा गया था, तभी कश्मीर से कन्याकुमारी लोग इकट्ठा हुए थे, तभी कच्छ से कोहिमा तक लोग एक साथ हुए थे। और आज क्यों मणिपुर हो रहा है? क्योंकि आज उस सोच को, समझ को कमजोर किया गया है। और तब जब किसानों का आंदोलन हुआ, सब लोग आए, कोरोना का टाइम था, सबसे पहले पंजाब का जनता पहुंचा, मीडिया में बोला ये खालिस्तान है, आपको मालूम है। फिर 26 जनवरी को वो लाल किले में कितना बड़ा नौटंकी किया गया। बोले क्यों बोले खालिस्तानी? बोले चूंकि पगड़ी पहन के आया था। जब सीएनआरसी के खिलाफ
शाहीन बाग से लेकर के पूरे देश में लोग लड़ रहे थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी बोले कि लिबास देखकर पहचाना जाता है। लोग अगर लिबास देखकर के पहचाना जाता है तो इस देश में कोई फैशन मॉडल, कोई हीरो हीरोइन भी नहीं जिनमें जितने बार मोदी अपना लिबास बदलते हैं, इसलिए उनको कोई आज तक पहचान नहीं पा रहा है कि कितने बड़े ये नाटक करने वाले आदमी हैं, कितने बड़े अभिनेता है। वो रोज सुबह शाम दिन में 4 बार जहां जाते वैसा लिबास। अरे हम कहते हैं तुम्हारा विचार, तुम्हारा सोच, तुम्हारा व्यवहार, वो कहते हैं लिबास। ये लक्ष्मण की सोच है। इसलिए कहते हैं खुराक, कौन क्या खा रहा है वो पहरेदार करना चाहता है। तो जो आजादी के वक्त हमने जो एकता पैदा किए थे उसको नुकसान किया। हम ये कह रहे हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और वो यूनिटी नहीं बोलकर कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। देयर इज डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। यूनिटी मतलब एक सा, एक जैसा। अच्छा, हम सब एक सा हो सकते हैं, एक जैसा हो सकते हैं, हम एक हो सकते हैं, लेकिन दिखने में नहीं हो सकते, सोचने में नहीं हो सकते, भाषा में नहीं हो सकते, खुराक में नहीं हो सकते। अरे इस देश का पानी एक जैसा नहीं है, बंगाल का पानी है, पंजाब का पानी एक है। इसी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना पड़ता है और यूनाइटेडली करना पड़ता है। वो एक टनल व्यू करते हैं, सबको टनल के अंदर डाला गया और उसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। आज के दौर में फासिज्म का ये एक बढ़ता हुआ कदम है कि मेजोरिटेरियनिज्म, हम ज्यादा है संख्या में तो हम जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा, बाकी ऑड मैन आउट, बाकी ऑड मैन आउट। मतलब जो माइनॉरिटी है, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे कल्चरली हो, ये एथनिक ग्रुप से अलग अलग, उनकी मान्यता नहीं है। इसलिए मणिपुर में मैती और जो कुकी है, इसी सोच का कारण है। और इसलिए बीजेपी, आरएसएस, मोदी, अमित शाह कोई लफ्ज नहीं बोल सकते, क्योंकि मणिपुर में एक लेबोरेटरी की तरह जो इस देश में होने जा रहा है उसका एक टेस्ट हो रहा है। गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री थे उस वक्त हमारे देश का जो सेकुलरिज्म है उसको किस तरह से खत्म किया जाए, वो गुजरात में लेबोरेटरी बनाया गया था हिंदुत्व का। आज पूरे देश में जब हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, और उसी वक्त ये जो एथनिक रेशियल डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, एथनिक क्लींजिंग निकालो, बाहर कर दो। अभी चंडीगढ़ के पार्किंग के बारे में बता रहे हैं, तो वो ये सब एक रेशियल अप्रोच है, उसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा करना है। इसमें कोई ये सोचते हैं वो तो मणिपुर का मामला है, वो तो पंजाब का मामला है, वो तो गुजरात का मामला है, वो तो मुसलमानों का मामला है, वो तो ट्राइबल्स का मामला है। वो जो पुराना एंटी फासिस्ट कविता था, पहले वो आए थे कम्युनिस्टों के लिए, बाकी लोग सोचे चलो ये तो कम्युनिस्ट को मारेगा, सोशलिस्ट को मारेगा, हम तो नहीं। इस तरह से एक एक करके वो सबके ऊपर हमले हो रहे हैं, और इसलिए हमें ये सबको एक एक करके छोड़ना है। लेकिन ये यूनिटी यूनिफॉर्मिटी नहीं। कुछ लोग होते हैं तो महाजोट हो गया, महागठबंधन हो गया, सब लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे, 1 to 1 होगा, नहीं। एक तो ये कोई चुनावी गठबंधन नहीं है, और दूसरी बात ये है इट्स अ डाइवर्स अप्रोच। जैसे यूनिटी डाइवर्सिटी है, आज के पॉलिटिक्स में, आज के दौर में हमें यूनाइटेडली आगे बढ़ने के लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग स्थिति है, उसके लिहाज से हमें डाइवर्स अप्रोच लेना है। हालात के जायजा के ऊपर खड़े हो, मैं इतनी गंभीर बात और ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज इसी वक्त सबसे ज्यादा कॉमरेड सुरजीत को मानने वाले, चाहने वाले, पहचाने हुए लोग, उनके संगठन, उसका बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो यूनाइटेड अप्रोच है, इसमें सीमेंटिंग काम कौन करेगा? तो बाकी जो ताकत है उसके अंदर तरह तरह के लोग हैं और रहेंगे। हम सबको एक डाइस में बना नहीं सकते, अलग अलग सोच समझ भी हो सकती है, अलग चाहत भी हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से,
सामाजिक रूप से, अलग दृष्टिकोण से। लेकिन यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनाने के बाद, यूपीए 1 बनाने के बाद सीपीआईएम सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी ये करके दिखाया है। एक, ये संभव है, और दो, हम अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके ये काम कर सकते हैं। और इसलिए वो सीमेंटिंग एजेंट का काम हम कर सकते हैं। आज कॉमरेड सुरजीत के याद में हमें वो ग्लू, वो सीमेंट, वो एडेसिव की जैसा ताकत बनने का कोशिश करना पड़ेगा, जहां तोड़ने वाली ताकत के विरोध में हम जोड़ने वाले ताकत और ज़्यादा मजबूत हो सके। वो एक्सक्लूशन कर रहे हैं, वो एक्सक्लूशन कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। कोई उर्दू बोलता है तो बोलते पाकिस्तान चले जाओ, कोई बांग्ला बोलता है तो बोला बांग्लादेश चले जाओ, कोई मोदी के विरोध में एक छोटा मोटा बात बोला तो बोलते ये देश में क्यों, किसी और में। अरे सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। हम सब आजादी की लड़ाई लड़े हैं, हमारे पुरखों ने इस मुल्क को बनाया है, सजाया है। हमारे किसान अपने खून को पसीना करके वो खाद्यान्न पैदा करते हैं। हमारे मजदूर खदान से कोयला हो, लोहा हो, तांबा हो, पीतल हो निकालते हैं, तब तो हमारे काम में आता है। ये मोदी, योगी, अमित शाह, ये शोषक, ये अदानी, ये अंबानी न तो कभी कुछ बनाया है और न कभी कुछ बनाएगा। वो अपने मुनाफा के लिए, रोटी सेकने के लिए देश में आग जला रहे हैं। हमें उस आग को बुझाना है और लोगों के अंदर मित्रता पैदा करना है। एक नया दौर चला है। मैं आखिरी बात कहूँगा, हमारे आप देखेंगे संविधान की बात किया तो देश का जो चिन्ह होता है ना, नेशनल एम्ब्लेम, अब तो सब बदल रहे हैं। तो उसमें अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी में लिखा है सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नान्यतन सत्यनो पंथा विरोधी देव जान, सत्य का जय। और राजनीतिक दर्शन में गौतम बुद्ध, महावीर जैन से लेकर के नानक, कबीर, गांधी, कहा गया अहिंसा परम धर्म। आज दिक्कत हमारे देश का ये है, चुनौती ये है, एक राष्ट्र धर्म है सत्यमेव जयते और एक राष्ट्र धर्म है जो अहिंसा परमो धर्म। ये मोदी राज ने क्या किया, मोदी योगी, जो अहिंसा परम धर्म है उसके अ को निकाल दिए और जो सत्यमेव जयते है उसके सामने ले जाकर के लगा दिए। इसलिए रोजाना मीडिया में, भाषण में आप देखेंगे असत्यमेव जयते हो रहा है, और जमीन में देखेंगे मणिपुर से लेकर के गुड़गांव होकर महाराष्ट्र तक रोजाना हिंसा बढ़ता हो रहा है। तो हमारा काम है, पूरे इंडिया का ये काम है कि अ जहाँ था उसको यथास्थित रखना पड़ेगा। जो अहिंसा असत्यमेव के सामने जो अ लगाया गया है उसको उखाड़ करके जो हिंसा परम धर्म है उसके सामने लगाना पड़ेगा, ताकि ये देश बचे, ये संविधान बचे, हमारे जो संघीय ढांचा है वो बचे, हमारे आर्थिक संप्रभुता बचे, हमारे जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है वो बचे, इस देश की जनता बचे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई, चाहे पंजाबी हो, चाहे बंगाली, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मणिपुरी हो या मणिपुर के मैती हो या कुकी हो, हम एक है, ये आवाज देना पड़ेगा। कॉमरेड सुरजीत ब्रिटिश फौज के सामने, जेल के सामने, उपद्रवियों के सामने, सांप्रदायिक तत्व के सामने, आजाद हिंदुस्तान में काला कानून के सामने, लाठी गोली के सामने, बंदूक के सामने सीना तान कर जो यकीन करते थे उसको सीना तान करके बोलते थे। आज कॉमरेड सुरजीत को हमें याद रखना है और आगे बढ़ना है। उस सोच को हमें भी वो हिम्मत, वो ताकत, वो जुटाना पड़ेगा और एक साथ होकर के फिर से कहना पड़ेगा, आवाज दो, आवाज दो, कॉमरेड सुरजीत को लाल सलाम, कॉमरेड सुरजीत को लाल सलाम।